और वो उसके लफ्ज़ों के मफ़हूम में उलझ सा गया था। वाह अब्दाल, ये क्या कर बैठे हो तुम? उसे हासिल ना कर पाते तो शायद सुकून में होते, उसे हासिल करके ना हासिल कर सकना सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा है। नसरीन, दुल्हन को बुलाओ और हाइसम को भी। क्या उन्होंने नाश्ता कर लिया है? मिसेस दराफ ने नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए कहा था। आज वो खुद भी काफ़ी लेट उठी थी, दोपहर के 2 बज रहे थे जब वो नाश्ते के लिए कमरे से बाहर आईं। अ, वो जी, बेगम साहिबा, हाइसम बेटा तो सुबह सुबह ही वर्दी पहने चले गए थे, नाश्ते के बगैर हाँ कहकर गए थे कि आप उठे तो आपको बता दिया जाए कि छोटी दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें देख लें आप। नसरीन ने टेबल पर जूस का जग रखते कहा था। या अल्लाह, है क्या हुआ फ़ाहा को? जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम मुझे जगा ही देती। वो इसकी बात सुनते परेशानी से उठी थी और उसके रूम की तरफ गई। फ़ाहा, कमरे का दरवाज़ा खोलते उन्होंने पुकारा था। वो ब्लैंकेट में दबी सो रही थी। हाथ बढ़ाकर उन्होंने उसका माथा चेक किया। बुखार की हिद्दत कम थी मगर जिस्म अभी गर्म था, नॉर्मल नहीं था। कोई हाल नहीं है हाइसम का, बिन माँ बाप की बच्ची और फिर यतीम, पता नहीं गुस्से में क्या क्या कर बैठा है कि वो इस हाल तक पहुंच गई है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर उसके पास बैठकर उसका गाल थपथपाया। शफीक लम्स महसूस होते उसने आंखें खोली थी। फ़ाह, मेरी बच्ची कैसी तबीयत है? कुछ खाया था तुमने? मेडिसिन ली थी? उन्होंने प्यार से पूछा। दादो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता आसम भाई को ये गलतफहमी क्यों है कि अंकल ही मामा पापा के कातिल हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी मगर उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। आई स्वेयर, मुझे पहले इस बात का नहीं पता था। मुझे तो खुद मेहंदी की रात ही ये सब पता चला। प्लीज़ दादो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो उनके आगे गले लगे रोने लगी। दादो की जान, बस चुप। इस तरह रो रो कर तबीयत ख़राब कर ली है तुमने अपनी। मेरा सिपाही बच्चा तो बहादुर है, बी स्ट्रॉन्ग। गुस्सा फितरी अमल है, मुझे भी आया था कल ये सब जानकर, मगर आप नहीं है। वो वक्ती जज्बा था जो आया और लौट गया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कसूर कोई नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि वक्त और हालात अभी तुम्हारे हक में नहीं है, मगर बेटा, इसका मतलब रोना या तबीयत खराब करना तो नहीं है। स्ट्रांगली फेस करो इस सब को। मेरा मानना है ज़िंदगी के आपसे एंड डाउन्स हमें बहुत कुछ सिखाने और समझाने आते हैं, तो सीखो और समझो। रही बात हाइसम की, तो मैंने उसे पाला और जवान किया। मैं उसके एक एक अमल से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। जिनसे वो मोहब्बत करता है उनसे तो नाराज़गी में और ना ही गुस्से में दूरी अख्तियार करता है और ना ही अकेला छोड़ता है। अब कल की बात देख लो, मैंने इतना बड़ा फ़ैसला किया उसके इनकार के बावजूद, मगर फिर भी वो घर आया क्योंकि वो जानता है गुस्से में रिश्ते ख़त्म करना कितनी बड़ी हमाकत है। और फिर वहाँ तुम इसकी ज़िंदगी हो समेट लेगा सब कुछ वक्त, बस तब तक मजबूत रहो और हर हाल में उसकी बनकर रहो। उन्होंने उसके आंसू साफ करते कहा। दादो, मुझे उनकी बेरूही बर्दाश्त नहीं होती, उनकी आंखों में नफरत। हाइसम अली धान वो पहला शख्स है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे खुद से नफरत करते करते मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मैं हमेशा उनकी मोहब्बत को समेटना चाहूँगी अपने दामन में। ऐसा ही होगा फ़ाहा, बस कुछ देर सब्र कर लो। अच्छा बताओ, हाइसम ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं दादो, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रूडली और गुस्से में बोलते थे तो मैं बहुत डर गई थी हमारे रिश्ते को लेकर। मेरे होते हुए इस रिश्ते को आँच भी नहीं आ सकती। डोंट वरी, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नसरीन से कहकर कुछ खाने को भिजवाती हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं दादो, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। ज़रूरत है। हाइसम नसीम से कह कर गया है कि दादू उठे तो उन्हें बोला कि फ़ाहा को देख लें। अब भाई, मैं अपने पोते को नाराज़ नहीं कर सकती। अपनी नई दोस्त आने के चक्कर में जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं ऐसा करती हूँ, डॉक्टर को गाड़ी बुलवा लेती हूँ। उन्होंने उसके गाल थपथपाते कहा और फिर कमरे से चली गई। हाई, उसके लबों ने उसका नाम दोहराया था। एक पल को रात वाली उसकी शिद्दत, उसका जुनून, उसकी दीवानगी याद करके वो कांपी। कितना जुनून था उसके लम्स में बेसाख्ता। उसका हाथ अपने होठों की तरफ गया था। निचले होंठ पर उंगली रखते उसको तकलीफ महसूस हुई थी। उस कट पर जिसे रात हो निकलकर उसके मुंह में गिला था, उसकी आंखें फिर से नम हुई। हाइसम कहकर गया है कि फ़ाहा को देख लेना। दादू के कई अल्फाज गूंजे उसके कानों में। उसे याद था कि सुबह उसने उसे अपने होश में लिया था, उसे कैसे मेडिसिन दी थी और फिर उसे सुकून दिया था। जालिम है हाई, हाँ बहुत जालिम। पहले दर्द फिर मरहम। उसने कहते उसका स्वेटर उतारा था और फिर सॉक्स और वॉशरूम में चली गई थी। वो सुबह से उन फाइल्स में ऐसा अटका था कि रात होने का एहसास ही नहीं हुआ। मोबाइल उसका बंद था और ख़ुद वो इस केस के अगले पिछले सारे पॉइंट्स नोट करके फ़ाइल बना चुका था। सर, आज आपने घर नहीं जाना? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया? बस सुबह से कॉफ़ी का कप खुद ही अंडील रहे हैं। सब हैरियत तो है? परेशान है किसी बात को लेकर? हवलदार ने कोई 10वां कप कॉफ़ी का टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ केसेस मिले हैं न्यू, उनमें ही अटका हुआ था। है, तुम बताओ क्या वक्त हुआ है? उसने अपनी आंखें मसलते कहा और पट्टी पर सहलाई कनपट्टी भी सहलाई थी जिसमें दर्द हो रही थी। एक तो पूरी रात का जागा हुआ और फिर सारा दिन काम। उसकी आंखें थकावट की वजह से सुर्ख हो रही थी और वो चेहरा भी बुझा बुझा लग रहा था। 7 बज गए हैं रात के। मेरा ख्याल है अब आपको घर जाना चाहिए। रेस्ट करें जाकर, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चाचा से कहकर गाड़ी निकलवा दे, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसने सिगरेट निकालते कहा और फिर लाइटर से सिगरेट सुलगाया।
एक पल के लिए उसके सामने वो मंजर लहराया जब उसी सीट पर बैठे उसने सिगरेट सुलगाई थी और उसमें से पटाखे फूटे थे और वो सामने बैठी चोर नज़र से देख रही थी। और फिर उसने भी सिगरेट सुलगाई थी और ये देखकर उसकी जान निकल गई थी कि उसके होंडों को तकलीफ़ हुई है, फिर कल रात कैसे उसे मैं इतनी तकलीफ़ दे गया। वो सब याद आते उसने खुद से सवाल किया और फिर गहरा सांस लेते तलही से मुस्कराया। अपनी कैप पहने, गाड़ी की कीज़ और फाइल्स हाथ में पकड़े वो बाहर की तरफ बढ़ा और गाड़ी में जाकर बैठा। पूरा दिन गुजर गया हाई, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कैसी हूँ, मेरी तबीयत कैसी होगी। इतनी बेरुही इस पूरे दिन में एक लम्हे के लिए भी फ़ाहा सुल्तान चौधरी के एहसास ने आपके दिल पर दस्तक नहीं दी। बुझे दिल से टेरेस पर खड़ी वो कुछ सोच रही थी कि उसी लम्हे आयसम की गाड़ी अंदर आती नजर आई थी। वो बड़ी शान से यूनिफॉर्म में गाड़ी से बाहर निकला था, हाथ में कैप, मोबाइल और फाइल्स पकड़े गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते उसकी नज़र अचानक अपने कमरे के बालकनी पर पड़ी। दोनों की नज़रें ही मिली थी। वो रूम मोड़ती कमरे में जा चुकी थी, उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रक्स की थी। सो बेबी नाराज़ है और क्यों ना हो, हर्ट भी तो इतना किया है। मुस्कुराते हुए उसने दिल में सोचा। अस्सलाम वालेकुम दादो। अंदर आती ड्राइंग रूम में न्यूज़ देखते हुए मिसेस राव के पास रुकते कहा तो उसने। वालेकुम अस्सलाम। सारा दिन गायब, रात भी गायब, एक फ़ोन कॉल भी नहीं किया। मुझ पर एतबार नहीं है या मेरे फैसले पर? सॉरी दादू, बस कल बहुत ज़्यादा गुस्से में था तभी दिल नहीं किया घर आने का, और सुबह से एक नया केस मिला है तो उसमें बिजी था। और रही बात आप पर एतबार की, तो मैं मेरी जान कुर्बान आप पर, मैं चाहता तो कल ज़बरदस्ती जोशा को लेकर आ सकता था अपने साथ, मगर ऐसा नहीं किया मैंने क्योंकि कल भी मुझे आपका फ़ैसला मुकद्दम था। और आज भी रही बात जोशा की, तो आप जानती हैं कि मैं उसके मामले में कितना पॉजिटिव हूँ। उम्मीद करता हूँ ये दुख, तकलीफ, आजमाइश और मुसाइब उसे कुंदन बना देंगी। शाबाश हाइसम, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम में मुझे वलीद की रूह नज़र आती है। तुम्हारे नज़रियात, ख्यालात, सब कुछ अपने बाप के जैसा है और ये बात तुम्हें अलग बनाती है। और फिर बेटा, बेहतरीन इंसान भी तो वही है जो जोर से नहीं होश से काम लेते हुए मामलात को संभाले। उन्होंने उसका कंधा थपथपाते कहा। बेटा पानी और खाना लगा दूँ? नसरीन हाला ने पानी दिया था लाकर उसे। भूख तो बहुत लगी है, पता है दादू, कल से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा खाना लगा दो नसरीन, और रफ़ाहा को भी बुलवा लो, या फिर आसम तुम फ्रेश हो जा रहे हो तो उसे देख लेना। सुबह से एक सेब खाया, वो भी बड़ी मुश्किल से, डॉक्टर चेकअप करके गई है एंड शी सेड स्ट्रेस और मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी हालत बिगड़ी है। बेटा मैं तुम लोगों के साथ ही मामलात में बोलना तो नहीं चाहती, मगर प्लीज़ जाने जाने में उसे हर्ट ना कर बैठना। बिन बाप के यतीम बच्ची है इस वक्त, जब इसका भाई ही उसके खुशी का दुश्मन बना बैठा है, जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तुम भी ऐसा बर्ताव रखोगे तो वो बुरी तरह टूट जाएगी, ख्याल रखना उसका। उन्होंने उसे समझाया था। जी दादो, वो यही कह पाया था। मिसेस राव की कॉल आई थी, अब चूँकि वलीमा कैंसिल हो गया था तो उन्होंने फैमिली गेट टुगेदर प्लान किया था। एक छोटी सी दावत रखी थी, उन्होंने 2 बार कॉल कर चुकी थी। तुम खाना खा लो, फिर फ़ाहा रेडी हो जाएगी, चलते हैं। उन्होंने उसको उठते कहा था। आप और फ़ाहा चले जाएं, मुझे नहीं जाना, वहाँ असम भी होगा, सो मुझे दूर रखें, उसने बगैर मुड़े कहा। हाँ असम, वहाँ जोइशा भी होगी और अपनी बहन की एक झलक देखने को तुम जा सकती हो, और मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मैं लेकर आऊँगी तुम दोनों को। आप नो मोर एक्सक्यूज़, तैयार होकर आ जाओ, खाना खा के फिर चलते हैं। ठीक है फिर खाना रहने दें, वहीं चल कर खा लूँगा, आप रेडी हो जाएं, हम कुछ देर तक आते हैं। कहते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो सोफ़े पर दोनों पाँव ऊपर किए घुटनों पर सर रखे बैठी थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उसने केप टेबल पर रखते कहा। वालेकुम सलाम कहते वो उठ खड़ी हुई थी बाहर जाने के लिए। तबीयत कैसी है आप? उसने उसका पास से गुजरते हाथ पकड़ते अपने सामने खड़ा करते कहा। ज़िंदा हूँ, आपके सामने हूँ। खाया क्यों नहीं कुछ? दादा बता रही थी कि बस एक सेब खाया है। उसने दूसरी क्लिप पकड़ते पूछा। वो सामने थी, उसकी एक झलक देखते ही उसकी सारी थकन दूर हो गई थी। भूख नहीं थी। अब अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं जाऊँ? रेडी हो जाओ और हम की तरफ जा रहे हैं हम। उसने अलमारी की तरफ बढ़ते कहा और अपने लिए ड्रेस निकाली थी। मुझे नहीं जाना, मैं हम भाई से एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ, आपको जाना है तो जा सकते हैं। ऊंची आवाज़ में कहते हुए जाने के लिए मुड़ी थी तभी उसने उसकी बाजू खींचकर उसकी अलमारी के साथ लगाया। ये कौन सा तरीका है बात करने का? तमीज़ भूलती जा रही है तुम। ये वही तरीका है बात करने का जिस तरीके से आपने रात वो सब किया था, और जिस तरह मुझ पर अपना जुनून उतार कर मुझे रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। तो जो तुम्हारे भाई ने और तुमने मेरे साथ किया है वो सब ठीक था? इस सब के बावजूद मेरे कमरे में मेरी दस्तरत में खड़ी हो, ये काफ़ी नहीं है क्या? जबकि तुम जानती हो कि तुम मुझे ना बताकर गलती की है, और ये जो रात आपने क्या किया, ये सज़ा थी क्या? इस गलती की ऐसी सज़ा होती है? सारी रात मुझे तकलीफ़ देकर खुद जाकर सो गए। देखिए, ये देखिए अपना जुल्म। उसने निचले होंठ पर लगे कट पर उंगली रखते कहा। उसने गहरी नज़रों से उसके लबों को देखा था और फिर उसके चेहरे पर झुकने लगा था। हाय नहीं, नहीं, रात पे बहुत दर्द।
बाकी के लफ्ज़ उसके मुंह में रह गए थे। वो बड़ी नरमी से उसके लबों और सांसों की कैद कर चुका था और उसके सारे गिले शिकवे समेट गया था। उसके लम्स में नरमी थी, जैसे वो खुद में जज्ब होते महसूस कर रही थी। जब भी कंधों पर हाथ रखते बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। इसमें अपनी खुशबू अपना लम्स उतारकर नरमी से पीछे हुआ था और वो बड़े अनमहाक से उसका चेहरा देखता जो ख़याल की तमाज़त से सुर्ख हुआ था। उसकी उसकी जो कि पलकों पर भारी भारी लाभ रखे थे और फिर मोहब्बत की मोहर जब्त की थी। बाकी के गिले शिकवे रात को दूर कर दूंगा। अभी के लिए जाओ, रेडी हो जाओ, वरना मेरा भी इरादा बदल गया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। डियर रोंदो FSC प्लस बीमार हुई। उसकी शेर अकबर भीगा लम्स छोड़ते हंसते हुए उसने कहा। वो हथेली से अपने लब साफ करती कुछ देर पहले हुई उस जसारत को याद करती शर्म से लाल हुई। सारे गिले शिकवे जैसे होंठों पर दम तोड़ गए थे। कितनी नरमी, कितना सुकून था उस लम्स में। उसने अजाला कर दिया था अपने दिए दर्द का। उसने कांपते हाथों से ड्रेस निकाला था, फिर एकदम से उसके जहन में एक झमका सा हुआ था। बीमार हो रही, यही कहा था ना मुझे। कोई नहीं बच्चों, अब आप नहीं कह पाओगे। कुछ सोचते हुए उसने मुस्कुरा देखा और फिर शोरी की तरफ बढ़ गई थी अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए। ड्रेसिंग रूम से चेंज करने के बाद वो अब ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी बालों को नीचे से हल्का हल्का कर्ल कर रही थी। लाइट से मेकअप करके उसने सिल्वर स्टील की थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ हाथों में पहनी थी, बड़े बड़े झुमके कानों में डालकर एक नज़र खुद को देखा था। जब भी हाइसम भी चेंज करके उसके पीछे खड़ा हुआ था। बेबी पिंक कलर की घेरेदार फ्रॉक में बगैर दुपट्टे की खड़ी लाइट से मेकअप में उसको नज़र लग जाने की हद तक नाजुक मासूम सी गुड़िया लगी थी। ओफ टू हॉट, उसके कान के पास झुककर फूंक मारते कहा था उसने। उसकी कमर की हड्डी में सनसाहट हुई थी, मगर अगले ही लम्हे संभली उसको पीछे करती कुछ भी कहे बगैर पूरे कॉन्फिडेंस से चलते हुए उसने दुपट्टा पकड़कर अपने कंधों पर फैलाया था और शोरिक से हील्स पकड़कर बेड पर बैठकर पहनने लगी थी। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा प्लीज़ हासिम। ये नहीं। हासिम को दूसरा जूता पकड़ते देख उसने दिल से दुआ की थी कि वो उसके किए गए कारनामे वाला जूता ही पकड़े। नहीं, ये नहीं, इस पैंट के साथ ये वाले शूज़ अच्छे लगेंगे, कहते हुए उसने मतलूबा हदफ वाला जूता पकड़कर सोफे के पास रखा था और फिर सॉक्स पहनने लगा था। भाग फ़हा भाग, फ़हा ने जल्दी से अपना जूता पहनते कहा और बाहर की तरफ भागी। फ़ा, शाल तो लेती जाओ, ये लड़की भी ना ना स्वेटर ना शाल, फिर ठंड से बुखार चढ़ जाएगा। उसने उसको यूं ही बाहर की तरफ जाते देखते कहा। फिर सॉक्स पहनने ही उठा था, अलमारी से उसके लिए गर्म शॉल और स्वेटर निकाला। फिर अपने जूते के पास पहुंचकर जैसे ही दोनों पाँव जूतों में डाले तो दोनों पाँव सॉक्स में चुप चुपे और गीले होते महसूस हुए। ये क्या, उसने ना समझे से पाँव बाहर निकाले थे, मगर अगले ही लम्हे टाइल्स वाले फर्श पर पाँव रखते गिरा था, मगर बर वक्त बैट को पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से सोफे को पकड़कर पूरी तरह ज़मीन पर गिरने से महफूज रहा। ऑयल, वो भी मेरे शूज़ में। इसने सॉक्स उतारते कहा। जब भी दरवाजे के पास से किसी की हंसी की आवाज़ आई। फ़ाह की बच्ची, उसने गुस्से से पुकारा तो उसकी हंसी सुनकर। फ़ाह की बच्ची नहीं, हासिम वलीद खान बीमार मुर्गी, यही कहा था ना कुछ देर पहले। अब एनीवे थैंक्स फॉर दिस, खिलखिलाते हुए कहती अपनी शाल और स्वेटर पकड़ती वो 200 की स्पीड से भागी थी वहाँ से। तुम रुको ज़रा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले खुद को तो संभालो मिस्टर सुस्त कछुए। वो फिर से दरवाजे के पास आकर बोली थी और फिर उसके सुने बाहर हंसती हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। अरे अरे आराम से बेटा, गिर जाओगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। हासिम नहीं आया? उन्होंने उसे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते कहा। शूज़ पहन रहे हैं, बस आ रहे हैं दादो। तुम बच्चों, आज FSC सज़ा तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। और मैं क्यों इतना हाइपर हो रहा हूँ? क्या मुझे नहीं पता? इस अफलातून का खुद ही तो ख़रीदा है, इस तोहफे को भुगतो अब हासिम अली खान। यानी सारी ज़िंदगी हासिम अली खान, तुम्हारी ज़िंदगी में यही कुछ चलता रहेगा। मतलब हद हो गई है, मेरी गलती है। ऐसे कैसे वो चुप थी? यानी ये सब तूफ़ान के आने से पहले ही की खामोशी थी और मैंने देखकर क्यों नहीं जूते पहने। ओह, ये ऑयल तो चिपक ही गया है पाँव से। पाँव को मलमल रगड़ते हुए कहा था उसने। FSC, तुम्हें किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं। क्या सोच रही हो? बच जाओगी मुझसे। अपने पाँव को तौलिए से साफ करते दोबारा उसने सॉक्स और जूते पहले पकड़े थे और पहनते ही कहा। पहले ही ये पहन लेता, पता नहीं था ना मुझे कि मेरे कमरे में एक अदद शैतानी दिमाग वाली FSC है और गलती से वो भी मेरी बीवी भी है। बड़बड़ाते हुए बालों में ब्रश करते बोला। माशाल्लाह, यू लुकिंग सो प्रिटी शू। उसने उसके हाथों में गजरे पहनाते कहा था। मैं पहन लूँगी, हाँ, उसकी गहरी नज़रों से बचने के लिए उसने कहा। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे बात मान लूँगा? पता है इशू कितना सुकून है तुम्हारे साथ गुजरे हर वक्त हर पल में। तुम मान लो ना कि तुम मेरा सुकून हो। मुझ पर अपने एतबार को कभी डगमगाने नहीं देना। मैं अपनी मोहब्बत की गहरी छाप छोड़ना चाहता हूँ तुम पर। उसने गजरे पहनकर उसके कान के पीछे बाल और हंसते मोहब्बत से कहा। वो लेमन कलर की भारी काम वाली घेरेदार फ्रॉक पहने हुई थी जिस पर गोल्डन काम हुआ था। बालों को लाइट से कर्ल डालकर खुला छोड़ा हुआ था। लाइट मेकअप पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में भारी झुमके, हाथों में कांच की चूड़ियाँ और गजरे। उसका दिलकश सरापा नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। हाँ, मेरे एतबार का ढगमगाना बिला वजह
नहीं था। मैं सब कुछ शेयर करूँगी आपसे। वो हर पल जब जब मुझे आपसे दूरी पर मजबूर किया गया था, क्या आप सुनेंगे? वो सब ज़रूर सुनूँगा। हर पल हर वक्त में तुम्हारी मैं मेरी तमाम तर समातें तुम्हें सुनने को तैयार हैं। बस एक गुजारिश है, कुछ भी हो मुझसे बात करो, मुझसे क्लियर करो, खुद बदगुमान होने के बजाय। अरहम बेटा, मेहमान आ चुके हैं, बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुलाजमा ने आके बताया। ओके, आ रही हैं हम। बेबी किस मी, फिर हमें जाना है। नो हार्म प्लीज़, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। चलो शाबाश। उसकी कमर में हाथ डालते उसने उसे करीब करते कहा, हम प्लीज़ ना, सब वेट कर रहे हैं। उसने खुद को छुड़वाते हुए इल्तिजा की थी। नाउ आई एम वेटिंग, कम ऑन। उसने आंखें बंद करते कहा। वो जानती थी कि वह पीछे नहीं हटेगा और बगैर अपनी बात माने जाने नहीं देगा। ओके फाइन, पहले मेरी कमर छोड़ो, नहीं तुम भाग जाओगी। ट्रस्ट मी आई विल डू। छोड़ोगे फिर? ओके आई विल ट्रस्ट यू। वो हया से सुर्ख हुई। उसके चेहरे पर बिखरे अपने मोहब्बत के रंगों को देखती उसके होंठों के पास झुकी थी। अम, और भागी थी। ये चीटिंग है, चीटर। बात किसकी हुई थी? जगह की नहीं। भागते हुए कमरे से निकलते कहा था उसने। तुम अपनी दफ़ा रोना मत ईशू, उसने नीचे जाता देख कहा था और फिर उसके साथ ही सीढ़ियाँ उतरने लगा था। अस्सलाम वालेकुम मेहराब, अरसम मामा, उसने नीचे उतरते सबसे बारी बारी मिलते कहा। कैसी हो ईशू? अब की बार वो उससे गले मिलते कह रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो ईशू, उसने दिल से तारीफ़ करते कहा था। हाँ बट तुमसे थोड़ी कम तो हम सबके लिए कांच की गुड़िया हो ना तुम, उसने जोइशा का हाथ थामते कहा था। ओह हेलो, ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कोई सर आपके पर नहीं लगे हुए इसको, पास खड़े अरसम ने सुनते कहा। उसको और जोइशा की आंखों में नमी आई थी। वो सबके लिए प्यारी हो सकती थी, खूबसूरत हो सकती थी, क्या वो कभी उसे एटीट्यूड किंग और मरवत के मारे शख्स को कभी प्यारी लग सकती थी? उसने दिल में सोचा था। बहुत बुरी बात है अरसम। अच्छा मुझे तुमसे कुछ कहना है, बल्कि तुमसे और एहाब दोनों से ही। उसने दूर खड़े एहाब को भी अपनी तरफ आने का इशारा करते कहा था। हेलो प्रिंसेस, सब हैरियत? एहाब जो मिसेस तारिक और अपनी मामा और रहम के साथ खड़ा था, उसका इशारा मिलते ही उसकी तरफ बढ़ा और उसकी तरफ बढ़ा था। एक्चुअली मुझे थैंक्स बोलना है आप दोनों से अरसम, एहाब। अगर आप दोनों ने मेरे लिए ये फ़ैसला ना लिया होता तो मैं आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पर आंसू बहा रही होती। बहुत शुक्रिया। हम इन दोनों को मिलवाने का बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ मेरी बदतमीज़ियों पर मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, उसने नम आंखों से कहा। साउंड गुड। हमेशा वैसा नहीं होता इशू, जैसा हम देख रहे होते हैं या हमारे सामने आ रहा होता है। जब चीज़ें आपके मुखालिफ हों और सब कह रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो या कर रही हो, तो तुम सबकी बात मान लेनी चाहिए। मैं जानता था तुम उससे अलग होकर खुश नहीं रह पाओगी ना, और वो तुमसे अलग होकर खुश रह पाएगा। हैप्पी टू सी यू हैप्पी, अरसम ने उसके सर पर प्यार देते कहा। क्या ये सब तकरीर आप सिर्फ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं मिस्टर अरसम सुल्तान चौधरी, या खुद पर भी इसको लागू करने की कभी कोशिश की है? सोचिएगा ज़रूर अपनी करंट सिचुएशन को लेकर। जिस बदले को लेकर आप ववीला मचा रहे हैं, इस बदले की बुनियाद ही नहीं है कोई, और सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट, एक्सक्यूज़ मी। बड़ी हिम्मत से क्या ये तकरीर आप सिर्फ दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं मिस्टर असम सुल्तान चौधरी, या खुद पर भी इसको लागू करने की कभी कोशिश की है? सोचिएगा ज़रूर अपनी करंट सिचुएशन को। कंट्रोल अरसम, ये सब बात में यहाँ नहीं, सब खुश हैं। इहाब ने उसका हाथ रोका था। अरसम तुम एक बार हम सब की बात मान कर तो देखो, वो गलत तो नहीं कह रही कुछ। ईशान ने उसके बाजू के हल्के में खड़े खड़े ही कहा था। इशू प्लीज़ मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मेन थिंग इज़ दैट हमारी बहन खुश है और हमें उसकी खुशी में खुश रहना है। जीते रहो बच्चा, हमेशा फूलो फूलो, खुश रहो। इहाब ने भी उसके बालों पर लब रखते उसे प्यार देते कहा। जवाबन उसकी इतनी दुआ पर वो खिलखिला उठे थे। फ़हा आ गई हो क्या? ईशू ने फ़हा को अंदर आते देखा और फिर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। मिसेस द्राफ, हाइसम और फ़हाद सबसे मिले थे। अरसम ने आगे बढ़कर ना किसी से सलाम किया था और ना ही किसी से मिला था। हाइसी बाई जोशी एक्साइटमेंट में आगे जाकर मिलने लगी थी। जब अरसम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे नफ़ी में सर हिलाते मिलने से इनकार किया था, वो वहीं रुक गई थी। हाइसम के दिल को कुछ हुआ था ये सब देखकर, मगर वो बेबस था। उसने ठान लिया था कि उसे यह सब गलतफहमी, शिकवे, शिकायतें कैसे ख़त्म करनी है। एक जोश से काम ले रहा था तो एट लीस्ट उसे होश से काम लेना था। जो फ़ाह मिल लो अपने भाई से, उसने साथ खड़ी फ़ाह को कहा था, जो अरसम की हरकत अपनी आंखों से देख रही थी। वो कदम कदम चलती उसके तक आई थी। अरसम हाइसम की तरफ देखकर हंसा था, जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो उसे नीचा दिखाकर। कैसी हो फ़ाह? कुछ कहा तो नहीं हाइसम ने? खुश तो हो अपनी मोहब्बत हासिल करके?
बहुत खुश हूँ मैं अरसम भाई, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। आपकी लगाई हुई आग भी मेरी खुशियों को झुलसा नहीं सकी। जिस शख्स के बाप पर आपने तहमत लगाई है ना, उसने बहुत बड़े दिल से मुझे और मेरी मोहब्बत को अपने दामन में समेटा है, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं इश्क करता है मुझसे। और जहाँ इश्क होता है ना, वहाँ दीवार, वहाँ दुनियावी साजिशें, रिश्ते की नज़ाकत, ये सब बहुत पीछे रह जाता है। बस महबूब होता है, इश्क होता है और दामन होता है। मेरी दुआ आपको भी इश्क हो, और फिर ये बटी आपके अंदर निपटने वाले हर हुनास को जिला दे। उसने सीने पर हाथ बांधे उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था। जवाबन वो बस हैरानगी से अपने सामने मौजूद अपनी छोटी सी बहन की बातों और उनकी गहराइयों को समझते हैरान हुआ था। जाओ जोशी, मिल लो अपनी फैमिली से। बहुत अचानक उसने पास खड़ी जोशी से कहा तो और फिर अरहम की तरफ बढ़ गया था। वो सबसे पहले दादू से, फिर हाइसम से और फिर फाहा से मिली थी। दिल में हज़ार दर्द, हज़ार गिले शिकवे होने के बावजूद भी वो सबको ये यकीन दिला रही थी कि अरसम बस सबके सामने ऐसे बिहेव करता है, जबकि रात उसने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और ये भी कि वो बहुत खुश है। मगर सब जानते थे, स्पेशली हाइसम, कि वो बस उनको दुख नहीं देना चाहती है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। हेलो हमना, अब्दाल और जनीम ने अंदर आते कहा। अरहम ने उन तीनों को भी इनवाइट किया था। जनीम ने अब्दाल से कहा था सख्ती से कि वो हमना से कहे कि अभी उस निकाह का किसी को भी ना बताए, और अब्दाल ने उसकी बात मान ली थी। उसने अरसम को भी मैसेज कर दिया था कि वो खुद जब चाहेगी सबको बताएगी अपने निकाह का, इसलिए अभी अरसम किसी को ये बात ना बताए। और उसने अरसम को भी मैसेज कर दिया था कि वो खुद जब चाहेगी सबको बताएगी अपने निकाह का, इसलिए अभी अरसम किसी को ये बात ना बताए। और अरसम ने उससे ओके का मैसेज सेंड कर दिया था। जोशा का मूड काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था जनीम को देखकर। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, फ़हा ने ईशू के गले में मौजूद पेंडेंट देखते कहा। मुँह दिखाई गिफ्ट है, इसलिए खूबसूरत तो होगा, ईशा ने हंसते हुए कहा। और वही खड़ी हमना की रूह तक जली थी उसके लव सुनकर। तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला क्या जोशा? जनीम ने किसी हदशे के तहत पूछा। इसे क्या मिला होगा? उड़ती उड़ती खबर तो हमने भी सुन ली है कि शायद इसकी और अरसम की शादी कोई बदला है, और ये इसके पेरेंट्स के कातिल की बेटी है। हमने ने आग लगाते कहा। फ़ाहा को जलाते, क्योंकि उसकी और फ़ाहा की कभी बनी ही नहीं थी। वैसे हिसाब से तो फ़ाहा तुम्हें भी। जनीम बोलते बोलते रुक गई थी। जोशा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। तुम चलो गर्ल्स, लॉन में बॉन फायर का रेंज है, और वहीं तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है, आ जाओ। फ़ाहा कुछ बोलने लगी थी तभी अरहम ने आते कहा था, और फिर उन्हें लिए लॉन में आ गया था, जहाँ आयसम अरसम अब्दाल पहले से मौजूद थे। बाकी सब बड़े बड़े अंदर थे अपनी बातों में मगन। वो सब बाहर आकर बैठ गई थी अपनी अपनी मतलूबा जगह पर। चलो यार, बता भी दो क्या सरप्राइज़ है, घंटे से बस घुमाते ही जा रहे हो, आपने कहा। बताता हूँ तो सरप्राइज़ कुछ यूँ है कि हम सब कल रात की फ़्लाइट से मलेशिया जा रहे हैं हाइकिंग के लिए। व्हाट यार, इतने काम हैं, हमसे पूछ कर तो प्लान बनाते, मुझे नहीं जाना, अरसम ने कहा। ये क्या बात हुई? देखो अरसम, जब तुम प्लान बनाते हो तो सबको फोर्स करके ज़बरदस्ती लेकर जाते हो। अब मैं जब प्लान बनाया तो बहुत काम है, अब मैं किसी की एक भी नहीं सुनूंगा। हम सब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं, उसके दो टोक लहजे में कहा। ओके डन, सब यक ज़बान होकर बोले। गुड, ये हुई ना बात। इसी खुशी में आप हमें सॉन्ग सुनाएगा। उसने पीछे रखा गिटार एहाब की तरफ बढ़ाते कहा। मैं मगर मुझे, उसने गिटार पकड़ते कहा। ओए ड्रामे मत कर, हम सबको पता है कि तेरी आवाज़ हम सबसे प्यारी है। चल अब हो जा शुरू, प्लीज़ एहाब एहाब। सबने मिलकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। ओके ओके, उसने हंसते हुए धुन सेट की और फिर गिटार बजाया था। सब महव समात हुए थे। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तो मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक ज़रा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर। आंखें बंद की अपने एक एक लम्हे में मुंतहा की तस्वीर को आंखों में बसाए, उसने उसके एहसास को खुद में जगाते सबकी पुरजोर फरमाइश पर गाया था। उसके चुप होते ही तारियों की एक भरपूर आवाज़ पर उसने अपनी नम आंखें खोली थी। सब थे, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, सब तो थे, वो कहीं नहीं थी। उसका दिल बुरी तरह धड़का था। क्या वो उसके किसी लम्हे में उसके करीब होगी, कभी उसकी फैमिली का हिस्सा बनकर? कितनी ख्वाहिशें जागी थी उसके दिल में। अब अरसम की बारी। यहाँ आपने अरसम को गिटार देते हुए कहा था। मगर मैं क्यों, मुझे नहीं गाना, ना ना मुझे नहीं आते गाने शाने, उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा। जब महबूब सामने ना हो तो सब आ जाता है, भाभी को देखो और हो जाओ शुरू, अब्दाल ने कहा था। अरसम ने सामने बैठी जोइशा को देखा था, और फिर उसके साथ बैठी जनीम को, और फिर दोबारा से जोइशा की तरफ देखते एक तंजिया हंसी हंसी थी और धुन बजाई थी।
चाँद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बिल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, खामोश है, मदहोश है, ऐ ये समा कुछ और है, कुछ और है। उसने वक्फे वक्फे से ज़नीम को देखते गाया था, क्योंकि वो जानता था कि जोशा उसे नोट कर रही है और वो ज़रूर तड़पेगी, सुलगेगी, और वो यही तो चाहता था। ज़नीम ने ही नहीं, बाकी सब ने भी उसकी हरकत नोट की थी, मगर सब उसको इत्तेफाक समझकर इग्नोर कर रहे थे और जोशा का दिल सुलग रहा था। अब अरहम की बारी। अरसम ने अरहम की तरफ गिटार बढ़ाते कहा, हाँ हम मिलकर सिंग करें। ईशान ने उठकर उसके पास बैठते कहा, श्योर माई लाइफ। अरहम ने उसे बाजू के हल्के में लेते कहा और धुन बजाते गिटार सेट किया। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आखिर में सबने उन दोनों का साथ देकर नारा लगाया, सिवाय हमना के, क्योंकि वो तो उनकी खुशी देखकर मुश्किल से सुलगते हुए सांस ले पा रही थी। आप हाइसम भाई की बारी। ईशू ने हाइसम की तरफ गिटार बढ़ाते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए ईशू, ऐसे भी मैं ज़रा पुलिस टाइप बंदा हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। और रही बात अपनी मिसेस के लिए गाने की, तो वो मैं उसे रूम में सुना दूंगा। सीधा कहो कि गाना ही नहीं आता। अरसम ने चोट की थी। जब भी वो दोबारा से बैठा था और गिटार पकड़ा था, धुन प्ले करते उसने फाग की तरफ देखा था। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, पहले दिन फिर दिल की जान, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए, पहले आप फिर तुम, फिर तो का अनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का समा हो गई। उसने वहाँ से एक पल भी नज़र हटाए बगैर गाया था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था जिसमें सब खो गए थे। उसके चुप होते ही सबसे पहले फाहा ने तालियां बजाई थी और फिर सब ने वोटिंग करते हुए हाशिम की आवाज़ की तारीफ की थी। सर वो मिसेस द्राब कह रही हैं, हाशिम सर से कहा जाए कि काफ़ी रात हो गई है तो अब चलना चाहिए। मुलाजिम ने आराम से आकर कहा, ओके बोला, हम सब आ रहे हैं। अरहम ने मुलाजिम से कहा था। सब उठ गए थे अंदर जाने के लिए। जनीम तुम रोको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरसम ने जनीम को रोकते कहा और वो सर हिलाती रुक गई थी। बाकी सब चले गए थे। इवन दैट जोइशा भी अपना ध्यान पीछे छोड़कर चली गई थी। थैंक यू अरसम, मेरी बात मानने के लिए, जनीम ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें सबको अब सच बता देना चाहिए, और अपनी बहन का सच भी तो उसके करतूत भी। अरसम, मेरे निकाह का बताना ज़रूरी तो नहीं है, वैसे भी तुम मुझसे शादी का कह रहे थे। उसने उसकी बात काटते कहा, वो अभी हमना का सच किसी भी सूरत सबके सामने आने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हमना के करतूतों का सबको पता चल गया तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। इसलिए फिल वक्त उसे अरसम को हासिल करने के लिए खामोश रहना था। तुम पागल हो, तुम एक शादीशुदा मर्द की बात में कैसे आ सकती हो? दिमाग है तुम्हारे पास? लेसन, मुझे डाउट था, इसलिए मैंने तुम्हारी गलत फहमी दूर करने के लिए तुम्हें रोका। कुछ घंटे पहले मैंने तुमसे जो कहा वो बस जोशा को दुख देने के लिए किया था, ताकि वो इस तकलीफ का अंदाज़ा कर सके जो अपनों के छिन जाने से होती है, जो ज़िंदगी बर्बाद होने से होती है। रही बात जोशा के बाद किसी से शादी करने की, तो मैं इस रिश्ते के अंजाम के बाद किसी से भी शादी करने का खुद को अहल नहीं समझता। इसलिए मेरी तरफ से कोई खुश गवानी मत पालना, और कोशिश करो कि अब्दाल के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, और वो अच्छा लड़का है, तुम खुश रहोगे उसके साथ। उसने अपनी तरफ से मौजूद सारी गलतफहमी दूर करते कहा, क्या तुम जोशा को कभी भी नहीं छोड़ोगे? उसने दिल में आई बात पूछ ली थी। जोशा को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं है। वो सिर्फ बदला है, बदला पूरा होते ही मेरे और उसके रास्ते अलग हुए है। ये मेरा और उसका मसला है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कहते वो रुका नहीं था, चला गया था। असल मैं अपनी ज़िंदगी को और ख़ुद को और अपनी मोहब्बत को आखिरी मौका देना चाहूँगी। एक आखिरी बार मैं किसी भी तरीके से तुम्हें हासिल करने के लिए जान लगा दूँगी, वो चाहे फिर रास्ते से जोशा को हटाकर ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे सामने होते हुए एक ज़ाती शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ आप सब एक दूसरे से मिलकर विदा ले रहे थे। वो भी सबके दरमियान जाकर खड़ी हो गई थी। सभी भाई आए हैं, दुल्हन रानी। दुआ ने मुद्दा के कंधे के साथ अपना कंधा टच करते कहा, दुआ ना तंग करो, उसे जाओ और उसे लॉन की तरफ ले जाओ। सभी भाई ने कुछ बात करनी है उससे। जन्नत ने घूरते हुए कहा था दुआ को, यार तुम सब शादियां कर रहे हो, मेरी भी करवा दो कोई हैंडसम सा लड़का देखकर। उसने मुंतहा और जन्नत की तरफ देखते कहा, ओह हैंडसम सा लड़का शायद कोरिया में पाया जाता है, मुंतहा ने कहा था, क्योंकि वो उसके मोबाइल, उसकी टी शर्ट के और उसके बैग, मोबाइल के कवर, लैपटॉप के कवर, हर जगह पर एक ही तस्वीर देख देख कर पागल हो गई थी। हाय मुंतहा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो यार, कोई मेरे लिए भी ला दो ना, कसम से सारी ज़िंदगी दान कर दूंगी उस पर। उसने हसरत भरी सांस लेते कहा, पता नहीं इस लड़की का बीटीएस का बुखार कब उतरेगा। चलो तुम सभी भाई मिलना चाहते हैं तुमसे। सारा आप भी अभी फिर इशारा करके गई हैं। उसने दुआ की तरफ देखते कहा, ओके बाबा जा रहे हैं। दुआ ने मुंतहा से आने का इशारा करते कहा और फिर वो दोनों लॉन की तरफ चली गई। हेलो सफ़ी भाई, कैसे हैं आप? दुआ ने मुंतहा के साथ सफ़ी के पास रुकते हुए कहा था, मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं या मुंतहा?
उसने हंसते हुए छेड़ा था। वेल आप दोनों, उसने सर खुजाते कहा। वेल हम दोनों ठीक हैं, खैर मैं चलती हूँ, आप दोनों दिल खोलकर बातें कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वन मोर थिंग। मंतहा बहुत नर्वस है तो इन्हें ज़्यादा पजल नहीं करें आप, उसने अगली उठाते हुए वार्न करते हुए घर चली गई। कैसी हैं आप, उसने उसे साथ चलने का इशारा करते पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप बहुत अच्छी हैं, नो डाउट खूबसूरत भी हैं, मगर मैं कुछ बातें आपसे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं किसी को धोखा देने का कायल नहीं और ना ही मुझे ये सिखाया गया है। असल में मैं बिशाम भाई की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आज जिस भी मकाम पर हूँ उसकी वजह से हूँ, मगर इसके साथ साथ मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। यूँ समझ लें कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी है, बस उसकी फ़ैमिली की तरफ से कुछ रुकावटें हैं, मगर मैं बहुत जल्द मना लूँगा सबको। ऐसे हालात में मैं बिशाम भाई को भी इनकार नहीं कर सका। मैंने फ़लक से बात की है, उसे मेरे आपसे शादी करने पर कोई इतराज़ नहीं है। वो मेरी दूसरी बीवी बनने को भी तैयार है, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि जिस हस्ती ने मुझे आपसे शादी करने का कहा है मैं उसे इनकार नहीं कर सकता, तो वो समझ गई है। देखिए मतलब बात सीधी सी है, आपको घर मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर शायद मेरा प्यार नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फ़लक के लिए है। आई होप आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी आपको कोई इतराज़ है तो आप। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मुंतहा ने सामने खड़े अपने मुकद्दर के नसीब को बड़ी हैरत से देखा था। आंखों में दर्द था, गज़ब का, मगर लब मुस्कुराए थे। किससे शिकवा था, खुदा से, किस्मत से, या अपनी ज़िंदगी से, मगर सब दम तोड़ गया था लबों पर। आप बेफ़िक्र रहें, मुझे भी आपसे मज़ीद कुछ नहीं चाहिए, सिवाय एक छत के। मेरे लबों पर कोई भी शिकवा नहीं आएगा कभी भी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, कहते उसने सर दाँ भरी। आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी आप इस रिश्ते की नोयत को जान कर भी कैसे? हाँ, उसने उसके सब्र को दाद देते कहा। जब तक मेरी आजमाइशें बढ़ती जाएंगी मेरा सब्र भी वसी होता जाएगा। सच्ची पूछे तो ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए, जो दामन में है उस पर ही आमीन। उसने अपनी आवाज़ में गुरी नमी पर काबू पाते कहा। मगर सफ़ी के लफ्ज़ अभी दम तोड़ गए। मुझे जानने के लिए सुन लें और मेरी तरफ से पुरसकून हो जाएं। पाया गया है और ना खोया गया मुझे, मेरा ही हाथ थाम के रोया गया मुझे। मैं सख्त जान झील गई, तंजिया हंसी, सो मेरे आंसू में डुबोया गया मुझे। कहने को चश्मे नम से बहाई गई हूँ मैं, लेकिन पलक पलक में परोया गया मुझे। आखिर को मैं सफ़ेद लबादे पे दाग थी, मलमल के इस्तराब में धोया गया मुझे। फूटूं भी अब तो कौन से मुंह से कहूँ, जब रिंगज़ारे मर्ग में भोया गया मुझे। रौंदी आवाज़ में वो गज़ल सुनाती रुकी नहीं थी, बल्कि अंदर की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपनी किस्मत का हर फैसला कबूल था। कल मेहंदी थी इन सब की, अगले दिन बारात और फिर वलीमा और उसका निकाह। ज़िंदगी फिर से आजमाइशें लिए 2 कदम की दूरी पर खड़ी थी उससे। ये क्या, हम सब यहाँ हैं और फ़ाहा और हायसम अभी तक नहीं आए? एहाब ने कहा। नहीं, वो नहीं चल रहे, उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। एक्चुअली कल रात ही हायसम को इमरजेंसी किसी अहम मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो फ़ाहा ने एक्सक्यूज़ कर लिया। अरहम ने कहा था। ओके, फिर चलो, बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, अरसम ने कहा। वहाँ सब थे सिवाय फ़ाहा और हायसम के और अब्दाल के। सलीम ने कहा था अगर अब्दाल जाएगा तो वो नहीं जाएगी, इसलिए वो खुद ही तबीयत खराबी का बहाना लगाकर रुक गया था। बोर्डिंग से फ्री होती वह सब प्लेन में जाकर बैठे थे, और कुछ देर बाद ही प्लेन मलेशिया की प्रवास करने को तैयार था। बहुत सब खुश थे। ईशो मुझे डर लग रहा है, सीट बेल्ट पहनते उसने कहा। बेबी को डर क्यों लग रहा है, उसने उसके कान के पास होते कहा। जब उड़ान भरता है जहाज़ तो मुझे स्कैरी लगता है, उसने खौफज़दा लहजे में कहा। अरसम का हाथ पकड़ लेना, नहीं डर लगेगा, उसने मशवरा देते कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद अरसम भी जोशा के पास आकर बैठा था और सीट बेल्ट बांधी थी। जब ही जहाज़ ने उड़ान भरी थी और जोशा ने मजबूती से अरसम का हाथ पकड़ा था। प्लीज़ सरसम, गुस्सा नहीं होना आपने, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसको गुस्से से खुद की तरफ देखते उसने उसके बाजू के नीचे से हाथ गुजारते उसके बाजू को ज़ोर से पकड़ते कहा, और उसके बाजू में अपना मुंह छुपाया था। उसको बच्चों की तरह डरते देख उसे न जाने क्यों उस लम्हे पर उस पर बहुत प्यार आया था। तभी उसके गिर्द बाजू लपेटे उसकी कमर से हिलाते उसको रिलैक्स करने की कोशिश की थी। कुछ घंटों बाद वो मलेशिया के होटल में थे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर नीचे आए थे और अब सब खाना खा रहे थे। गाइस, वी हैव टू डेज़, अभी यहाँ के 10 बज रहे हैं दिन के, तो अगर कोई ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो हम आज ही हाइकिंग पर चलें, एहाब ने कहा था। बिकॉज़ वी हैव टू डेज़। क्या हमारे साथ जोशा भी जाएगी?